नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले चरण के एनडीए उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है। रामनवमी पर प्रधानमंत्री ने सभी उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, यह उज्जवल भविष्य के निर्माण का सुनहरा अवसर है। भरोसा है कि आप जनता का भरपूर समर्थन लेकर आएंगे। मोदी की गारंटी है कि 24x7 फॉर 2047 पीएम मोदी, यह उन्होंने लिखा है। आपको बता दें कि 19 तारीख को वोटिंग होनी है और पूरे देश भर के 21 राज्य हैं जिसकी 102 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यह पत्र, पीएम की चिट्ठी जो है वो जारी की गई है। भरोसा है कि जनता का समर्थन लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री ने इस पत्र के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को, एनडीए के प्रत्याशियों को ये कहा है, ये लिखा है और अपना संदेश उन तक पहुंचाया है और लिखा है कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है बल्कि ये उज्जवल भविष्य के निर्माण का चुनाव है। और ये भरोसा है क्योंकि मोदी की गारंटी 24/7 फॉर 2047 2047 के लिए 24x7 यानी कि 7 दिन 24 घंटे, इसका जिक्र उन्होंने किया है, तो उसको जोड़ा है 2047 से। और चलिए आगे बढ़ते हैं और लोकसभा चुनाव के पहले चरण की बात करते हैं जिसके लिए प्रचार का शोर थम चुका है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर ही कैंपेन कर पाएंगे और कर भी रहे हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एमपी की बात करें तो 6 सीटों पर वोटिंग है 19 तारीख को, जबकि छत्तीसगढ़ में केवल 1 सीट पर वोटिंग होनी है और वो है बस्तर लोकसभा सीट। लोकसभा चुनाव के रण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। एक तरह से प्रत्याशियों ने जनता से संवाद कर लिया है और अब बारी जनता की है। 19 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व में जनता वोट के जरिए अपनी आहुति देगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की बात करें तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान, असम की 4, मेघालय की 2 सीटों पर वोटिंग, मणिपुर की 2, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग, अरुणाचल की 2 और तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। एमपी में जिन 6 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें छिंदवाड़ा और मंडला जैसी अहम सीट भी शामिल हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं और यहां से उनके खिलाफ बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। वहीं मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने ओमकार मरकाम को मैदान में उतारा है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के महेश कश्यप दम लगा रहे हैं। तो प्रचार खत्म हो चुका है और अब बारी जनता की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रचार का शोर हो गया है खत्म और अब बारी आ गई है जनता की। गेंद जनता के पाले में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो पहले चरण में 19 तारीख को कहां-कहां वोटिंग है ये आपको बता देते हैं। सीधी में वोटिंग होगी। इसके अलावा शहडोल लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। जबलपुर, जिसे संस्कार धानी कहा जाता है, वहां पर भी वोटिंग है। तो मंडला में जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दमदार प्रत्याशी मैदान में है, वहां पर भी वोटिंग है। बालाघाट जो नक्सल प्रभावित इलाका आता है वहां पर भी वोटिंग है।
छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा जो है बड़ी सीट है, नाक का सवाल बीजेपी ने से बना लिया है। कांग्रेस के लिए भी तो साख का सवाल है। छिंदवाड़ा में भी वोटिंग है और छत्तीसगढ़ की एक सीट जो है लोकसभा की, बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। अब बात पहले चरण में किस सीट पर कितने प्रत्याशी हैं उसकी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा सबसे वीवीआईपी सीट कही जा रही है। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी भी यहीं से हैं। नकुल नाथ, छिंदवाड़ा में 14 उम्मीदवार कुल हैं, मंडला में 14 उम्मीदवार ही हैं, सीधी में 17 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो शहडोल में उम्मीदवारों की संख्या कम है, 10 उम्मीदवार हैं। लेकिन जबलपुर की बात करें तो 19 उम्मीदवार हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदवार जबलपुर में ही हैं। बालाघाट की बात करते हैं, 13 उम्मीदवार यहां पर मैदान में है और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर, बस्तर लोकसभा सीट पर जहां वोटिंग होनी है 19 तारीख को, यहां पर कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको अब बता देते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ में किस सीट पर कौन कौन उम्मीदवार है जो जीत के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले सीधी की बात कर लेते हैं। सीधी में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है और राजेश मिश्रा बनाम कमलेश्वर पटेल सीधी का मुकाबला आपको बता रहे हैं। जबलपुर का आप देख रहे हैं, आशीष दुबे को टिकट दिया। मंडला में ओंकार सिंह मरकाम बनाम फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। तो बालाघाट में डॉक्टर भारती पारधी को टिकट दिया गया है और सम्राट सारस्वत यहां पर मैदान में है। छिंदवाड़ा की बात करें तो विवेक बंटी साहू हैं। उधर महेश कश्यप, बस्तर की बात करें तो महेश कश्यप और कवासी लखमा पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, वे यहां से मैदान में हैं। जबलपुर से आशीष दुबे और दिनेश यादव के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि अन्य प्रत्याशी भी हैं जिनकी संख्या हम आपको बता चुके हैं। मंडला की बेहद महत्वपूर्ण सीट कही जा रही है क्योंकि यहां से फग्गन सिंह कुलस्ते और ओंकार सिंह मरकाम जो हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं और ओंकार सिंह मरकाम बड़ा चेहरा है, उनका मुकाबला फग्गन सिंह कुलस्ते से होना है। तो ये कुल मिलाकर 7 सीटों का हिसाब किताब हमने आपको बता दिया कि कौन कहां से मैदान में है और कहां किसके बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात अब अगली खबर की करते हैं क्योंकि बात हो रही है कांकेर की, जहां पर सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। जी हां, कल एक बड़ी मुठभेड़ हुई, बड़ा एनकाउंटर हुआ, बड़ी कामयाबी मिली। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी यह है, उधर नक्सलियों के एनकाउंटर पर सियासत होने लगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पहले तो एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए, फर्जी बताने लगे, लेकिन बाद में जवानों की तारीफ की। उधर भूपेश बघेल का पहला जो बयान था, उस बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया और जमकर निशाना भी साधा। ऑपरेशन प्रहार, नक्सलियों में हाहाकार। एनकाउंटर पर सवाल, क्या है बघेल की चाल। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। देखिए, हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। डर में नक्सली, फिर क्यों सियासी बवाल। देखिए, बड़ी घटना है और इस घटना पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी संदेह जताया है, तो कहीं नहीं उनके पास सूचनाएं होगी, जानकारी होगी। दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी। नक्सलियों में ऑपरेशन प्रहार के चलते हाहाकार है। 2 महीने में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लाल आतंक की जड़ पर प्रहार हो रहा है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल को यह हजम नहीं हो रहा। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी में फर्जी एनकाउंटर होते हैं, 4 महीने में मुठभेड़ की संख्या बढ़ गई है। ये बयान है भूपेश बघेल का। हम लोगों ने फर्जी एनकाउंटर नहीं किए, हमारे शासनकाल में कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अभी फिर से 4 महीने में वो फर्जी एनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है। उधर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस को सब काल्पनिक लगता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या नक्सलियों पर वार। अगर उनको लगता है तो प्रमाणित करें। देखिए, हर चीज में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ
किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। जब बयान पर किरकिरी हुई तो बघेल बयान से पलट गए और मारे गए नक्सलियों को अपनी सरकार की नीतियों का परिणाम बता दिया। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, ये बड़ी घटना है। अभी तक तो होता ही था कि हमारे जवान दास होते रहे। बघेल भले ही अपने बयान से पलट गए, लेकिन कांग्रेस को नक्सली पसंद हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बड़ी घटना है और इस घटना पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी संदेह जताया है। तो कहीं नहीं उनके पास सूचनाएं होगी, जानकारी होगी। अगर घटना सत्य है और सभी के सभी नक्सली है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फोर्स की कामयाबी होगी। अगर जिस तरह से पूर्व की घटनाओं को देखें तो कई निर्दोष आदिवासियों को मार दिया गया है, तो संदेह जताना भी लाजमी है। इसलिए इस घटना पे सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए, क्या 29 के 29 नक्सली है या उसमें से कहीं और आदिवासी भी है। मुठभेड़ में सत्यता जनता के सामने आनी चाहिए। जंगल में नक्सलियों और जवानों के बीच फायरिंग हुई, नक्सली मारे गए और कांग्रेस को मुठभेड़ की सत्यता जाननी है। क्या कांग्रेस नक्सलियों का खात्मा नहीं चाहती? क्या नक्सलियों पर सियासी रोटियां सेंकना कांग्रेस की परंपरा बन गई है? जो भी हो, छत्तीसगढ़ में सरकार नक्सलियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी ने आज से 6 दिन पहले यानी कि 11 अप्रैल को भारत से गरीबी मिटाने का खटाखट फॉर्मूला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में सरकार आई तो गरीबी रेखा के नीचे हर महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए यानी कि हर महीने 8,500 रुपए भेजे जाएंगे और इस फॉर्मूले से भारत में खटाखट में गरीबी मिट जाएगी। आपको रिपोर्ट दिखा। जय जय श्री राम। 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज यूपी के 2 लड़के साथ आए तो उनके निशाने पर थी बीजेपी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर सीधा प्रहार किया और कहा कि इस बार एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो दूसरी तरफ सहारनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही बात कही। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। बड़ी बात यह कि 11 अप्रैल को राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली में एक झटके में गरीबी हटाने का जो खटाखट फार्मूला दिया था उसको अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, लेकिन आज उन्होंने उससे यू टर्न ले लिया। आज राहुल गांधी ने कहा कि एक झटके में गरीबी तो नहीं मिट सकती है, उसे चोट जरूर पहुंचाई जा सकती है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। राहुल गांधी से जब अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया।
उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी फैसला करेगी, जबकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना या ना लड़ना राहुल गांधी का निजी फैसला होगा। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी 2019 का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे और वर्तमान समय में राहुल गांधी जी की माता जी सोनिया गांधी जी चुनाव का बिगुल बनने से पहले ही उन्होंने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो एक कहावत होती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले।